कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। हमने पिछला भाषा विमर्श का जो सत्र किया था, हमने पिछला सत्र किया था भाषा हिंदी की बहुरंगी बोलियां और उच्चारण दोष, और आज हम एक नया सत्र लेकर आए हैं जिसका नाम है राजभाषा हिंदी और बोलियों की रियासतों से हमारा तात्पर्य उसके प्रभाव क्षेत्र से है। बोलियों का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र रहा है और ये बोलियां सैनिकों, साधुओं और व्यापारियों द्वारा एक दूसरे की रियासतों में दखल देती रही हैं, और इसी मेल मिलाप का नतीजा है कि हम आज एक भाषा हिंदी के स्वरूप को देख पा रहे हैं। एक लिपि पर सहमत हैं, एक राष्ट्र एक भाषा के लिए सहमति बना पाने में एक मत होते जा रहे हैं। और आप ये भी मानेंगे एक रियासत ऐसी भी है जिसने सभी रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, वह है फिल्मी रियासत। चलिए चर्चा शुरू करने से पहले कुछ परिचय हम कर लेते हैं, आज कौन कौन कैसे कैसे कार्यक्रम में भागीदारी करेगा। पहले चलते हैं बोलियों के कुछ रजवाड़ों में और साथ ही परिचय। हाँ, विषय तो हमने बताया आपको, राजभाषा हिंदी व बोलियों की रियासतें। और आज बोलियों के सिंगर व सहयोगी चर्चाकारों में जो जुड़ेंगे हमसे, आस्था दीपाली जी हैं, अनुभव राज, मेघा शर्मा, अगर उनको आज छुट्टी होगी तो अवश्य जुड़ेंगी, नहीं तो वो इस समय लेक्चर का कार्यक्रम होता है उनका बच्चों को देने का। तस्नीम कौसर जी जुड़ेंगे और हमारे बीच में वक्ता के रूप में चर्चा को आगे ले जाएंगे डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी, श्री कृष्ण कुमार दीक्षित सर, श्री रजनीकांत शुक्ल जी और निशल जी। और हिंदी की रियासतें जैसे कि ये शब्द दिया है, लेकिन इसका मतलब है उनकी उपभाषाओं से, जो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, जो 5 इसकी उपभाषाएं हैं, और उसके अंतर्गत जो अन्य बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में हम देखते हैं आकार बहुला, औरवी जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, और बांगरू। ओकार बहुला ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेली। पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बिहारी में है भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पहाड़ी में पहाड़ी ही एक भाषा है, गढ़वाली और कुमाऊनी। और राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी हैं। और इसमें इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं बोलियों की। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी को गिना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली है दक्षिणी जो पश्चिमी क्षेत्र से बाहर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के आसपास बोली जाती। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां आकार बहुला हैं। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला बोलियां हैं। हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी बोलियों पर पंजाबी का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी ब्रजभाषा की उपबोलियां हैं। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, जैसा कि अभी चर्चा की ही। हम शुरू करते हैं एक प्रस्तुति से। देवभाषा संस्कृत की जो रियासत है, और वो हमें देखने को मिलती है संस्कृत साहित्य और फिल्मों में भी। जयदेव की एक दशावतार स्तुति है। चलयसि विक्रमणे बलिमद्भूत भमेन पदनखनीर जन जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
वितरसि दिक्षुरने दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृत राम शरीर जय जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञ विधेरः श्रुतिजातं सदयभिदय दर्शित पशुघातम् केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छ निबह निधने कलयसि करबालम् धूमकेतूमिव किमपि करालम् केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे शरीर जय जगदीश हरे केशवा कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। कवि विद्यापति की मैथिली रियासत है जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामनी माया। और हम थोड़ा सा संगीत में इसकी शुरुआत करते हैं और आस्था दीपाली जी के पास चलते हैं। और सीधा चलते हैं आस्था दीपाली जी के पास, इसकी लाइव प्रस्तुति देखते हैं। आस्था जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो विद्यापति का आप सुनाने जा रहे हैं एक बार। हाँ, मैं मैथिली बोली में सुनाने जा रही हूँ जय जय भैरवी, जो कि विद्यापति जी ने लिखा है। जय जय भैरवी असुर भयाउनी जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियो अनुगत गति पाया जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया वासर रैन सभासन शोभित वासर रैन सभासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा कत उपदेश मारे मोलल कतौ कल पूरा जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया सामर बरन नयन अनुरंजित सामर। आगे चलते हैं। फारसी और दक्कनी की रियासतें, जब उत्तर भारत में फारसी बोली जाती थी तब दक्षिण में दक्कनी का बोलबाला था। और ये डॉक्टर बाबूलाल सक्सेना का कहना है, हिंदी ने जो कदम दक्कनी में जमाए उन्हें फारसी हिला न सकी। ये एक अच्छी बात लगी जो साझा सभी से करने का मन था। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि बहमनी राज्य के दफ्तरों में हिंदी जबान प्रचलित थी और सल्तनत ने उसे सरकारी जबान का पद दे रखा था। बहमनी राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने पर हिंदी का यह ओहदा उत्तराधिकार में रियासतों ने कायम रखा। तो अमीर खुसरो का एक भजन सुनते हैं। अगर आस्था दीपाली जी हमारे बीच में जुड़ गई होंगी तो आस्था जी कौन सा सुना रहे हैं अमीर खुसरो?
अमीर खुसरो जी का छाप तिलक। हाँ, छाप तिलक जी, स्वागत है। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे रहना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे रहना मिलाए के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। प्रेम बटिका मथवा पिलाई के, प्रेम बटिका मथवा पिलाई के। मत वाली कर दे रे मुझसे नैना मिलाएंगे। मत वाली कर दे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे। गोरे गोरे पैया हरे हरे चूड़िया, गोरे गोरे पैया हरे हरे चूड़िया। बैया पकड़ धर दे रे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे। बल बल जाऊंगे तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊंगे तोरे रंग रजवा। अपनी से कर दे रे नैना मिलाएंगे। अपनी से कर दे रे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे। खुसरो ने जाम के बल बल जाई है, खुसरो ने जाम के बल बल जाई है। बल बल जाइए, बल बल जाइए। मोहे सुहागन की नैना में छाप नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। छाप तिलक हाँ, ये कनेक्शन मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे। मुझसे नैना मिलाएंगे, मुझसे नैना मिलाएंगे। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। और हम एक गीत और अमीर खुसरो का सुनते हैं, फिर चर्चा आरंभ करते हैं। आस्था जी, बहुत बहुत आभार, आपने कम समय में तैयारी की और हमें सुनाया। और विद्यापति और अमीर खुसरो, तो हम अमीर खुसरो का एक गीत और सुनते हैं। इसमें है अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी, मालिनी अवस्थी। तो थोड़ी सी झलक। बाबा को भेजोरी, अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी। के सावन आया, के सावन आया, के सावन आया। अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी, अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी। और हमने ये अमीर खुसरो का एक और गीत सुना। तो हम अमीर खुसरो विद्यापति को अभी हमने सुना,
और एक गीत और है बहुत बहुत कठिन है, डगर पनघट्टी। ये काशी में है पत्थर, इधर काबे में है पत्थर, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर पत्थर को बोसा है। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। इधर पंडित अकड़ते हैं कि वो काशी में रहता है और इधर है शेख जी नादा कि वो काबे में रहता है। यानी जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह बंद और ईश्वर कैद शिवानंद में, स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का, जन्नत अल्लाह वालन में। भाई राम की पड़ गई खींचा तानी, राम फंसे जंजालन में। अरे बहुत कठिन कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी। बहुत कठिन है प्रीत लगी, एक अंतरा और प्रीत लगी सामुरा सकी, सो मंझधार हम सोट की। पड़त नहीं है चैन जिगर में, याद रहत नागर नटकी। अब हीरा लाल जवाहर मोती शोभा वाके मोर मुकट की। तो जल भरने को चली ग्वाली, हाथ झाड़ सिर धर मटकी। तो छूम छगदी के पाँव के बजे बिछुआ, पम पगड़ी के पाँव की पायल खटकी। सुम सगदी के शीश पे धरी मटकी, तो जूम जगदी के जल में जा मटकी। वही खड़ा था झुंड सखिल का, अब जाए नारुल में भटकी। कहाँ गए वो कृष्ण सखी, मोए बात बता दो झटपट की। तो क्या गोकुल में रास रचत के सैर करत बंसी बटकी। इतना सुन के तभी नार ने सर से मटकी धरपट की। बहुत कठिन है डगर तो हमने कुछ गीत सुने जिसमें विभिन्न बोलियों का स्वाद था और सभी का अपना अपना आनंद। तो अभी हम चर्चा शुरू करें। तो हमने ये देखा कि हिंदी फिल्मों की रियासत, जिस न केवल फिल्में ही, साहित्य भी, जिसके गीतों और संवादों ने न केवल हिंदी भाषा को स्वरूप प्रदान किया अपितु उसके प्रचार प्रसार की भूमिका भी निभाई। तो रजनीकांत सर, हम आपसे शुरू करते हैं, चर्चा का आरंभ आपसे करते हैं। रजनीकांत जी, दीक्षित सर आपका स्वागत है। अभी हमारे अभिवादन नहीं कर पाए थे और आरंभ हो गया था कार्यक्रम। तो रजनीकांत जी नमस्कार जी। बिल्कुल, हाँ, रजनीकांत जी आपको अभिवादन कर रहे हैं और इस बीच चर्चा आरंभ कर दी है हमने। और रजनीकांत जी से हम जान रहे हैं किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का क्या अर्थ है। कोई भाषा राजभाषा बनते ही क्या हासिल कर लेती है। इससे पहले कि प्रतुल जी मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत आपने बहुत रंग रंगीली और संगीत भरी की। आस्था दीपाली ने जितने सुंदर ढंग से अमीर खुसरो और मैथिली के विद्यापति के भजन गीत और भजन सुनाए, बहुत ही अच्छा लगा। और अमीर खुसरो ये हमारे पुरखे हैं और इन्होंने विरासत में हमें बहुत कुछ दिया है। मुझे याद आ रहा था आपने जो वो और टुकड़े सुनाए, तो जो मुझे साहिर की वो पंक्तियां गीत याद आया, काशी में रहो काबे में रहो, मतलब तो उसी की जात से है। तुम राम को हो या रहीम करो, मतलब तो उसी की बात से है। ये मस्जिद है, ये बुत खाना, चाहिए मानो चाहे वो मानो। तो बहुत ही अच्छा लगा वो भजन और ये गीत भी मुझे याद आ गया। जहां तक आपके बात प्रश्न की है कि
राजभाषा क्या किसे कहते हैं? हाँ, किसी तो भी स- भाषा, हाँ, हाँ, किसी किसी हाँ, वो किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का क्या मतलब है? हाँ, किसी भाषा को राजभाषा देने का दर्जा मतलब ये है कि उस प्रदेश के देश प्रदेश के जो भी लोग हैं वो अधिकतर उस भाषा को बोलते हों और समझते हों, बोलते ही नहीं समझते भी हों, और उसके प्रशासनिक कार्य जो हैं उस भाषा में संपन्न किए जाएं और प्रयोग किया जाए, और उसके प्रशासनिक कार्य उसी भाषा में प्रयोग किए जाएं, तो ये राजभाषा का ये अर्थ हुआ। इसके अलावा संपूर्ण प्रदेश के जो अधिकांश जन समुदाय जो है बोलते हों उस भाषा को, समझते हों, ये बात हमने पहले बताई, और प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में उस भाषा को महत्व प्राप्त हो, जिससे कि उस राज्य के लोगों को गौरव की अनुभूति हो कि हम जो भाषा बोलते हैं वो ही प्रयोग हो रही है। अब इसमें मुझे एक याद आता है प्रसंग कि हमारे डॉक्टर ये अरशद जी हैं, बैठे हुए हैं, तो इनके ही इनके ही यहाँ के वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठाकुर रोशन सिंह जी थे, तो वो उनको जब अंग्रेजों ने सजा सुनाई तो वो अंग्रेजी में फैसला सुनाया, तो पता लगा कि जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुना दी और रोशन सिंह जो है वो अंग्रेजी समझ नहीं पा रहे थे, तो उनका फैसला सुनाया दिया, तो वो कहने लगे अपने वकील से कि ये जजवा का बकर बकर कर रहा है। अच्छा। अपनी भाषा में, लोक भाषा में उन्होंने कहा ये जजवा का बकर बकर कर रहा है। तो वो कहते हैं कि आपकी सजा सुनाई गई है। बोले ये बताओ फांसी हुई कि नहीं? बोले हाँ फांसी हो गई। बोले शाबाश। तो ये बात थी कि वहां पीछे न रहे। हाँ, ये बात थी। तो ये ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जो लोग अदालत में रहे, उन्होंने देखा इस घटना को, उन्होंने उसका ब्यौरा लिखा। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी हमारे जो प्रशासनिक काम है, अदालतों के काम है, लोग अपने फैसले अपनी भाषा में नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये बड़े इतने सालों के बाद भी ये दुर्भाग्य की बात हम कहेंगे। और ये तब भी था जब हमारे क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, और आज भी ये स्थिति है। हालांकि धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन ये कब तक बदलेगी इसके बारे में नहीं कह सकते। हम देख रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर शुरुआत करी चर्चा की। अरशद सर। जी। तो हमने कुछ गीत भी सुने, और एक जो सफर है भाषा का, हम लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लेकर आज की हिंदी पर अगर एक नजर डालें तो उसका एक जो स्वरूप निकल कर आता है। तो राजभाषा के रूप में जिस हिंदी को चुना गया है उसका स्वरूप कैसा है? तो मतलब हम सफर पर एक दृष्टि डालते हुए अगर देखें तो। जी, वैसे देखिए, भाषा तो एक ऐसी चीज है जो सतत प्रवाहमान चीज होती है। उसमें बदलाव हमेशा होता रहता है, हमेशा होता आया है और हमेशा होता रहेगा। इस वजह से भाषा के प्रति बहुत ही हम शुद्धतावादी रवैया नहीं अपना सकते। भाषा बहता नीर। जी, भाषा बहता नीर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब जैसे, और एक राजभाषा की आवश्यकता भी है, बिना उसके काम भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज ये देखिए कि आप सत्ता की भाषा और जनता की भाषा, दोनों की भाषाओं में फर्क होता है। सत्ता की भाषा कभी भी जनता की भाषा नहीं होती। आप पुराने भी दौर में भी देख लीजिए, मुगलों के पीरियड में कि फारसी अगर राजभाषा थी, लेकिन उसके बावजूद जो जनता में जो प्रचलित थी वो भाषा हिंदी, हिंदवी, या आप उसको उर्दू या खड़ी बोली या जो भी रूप आप कह लें, तो उसी तरह से जब ये राजभाषा बनाई गई तो उसमें तो थोड़ा सा बहुत बार ये होता है कि जैसे मैंने भी संविधान को पढ़ने की कोशिश की तो बड़ा मुश्किल सा लगा। बहुत सारे उसके जो अल्फाज हैं वो इतने मुश्किल से हैं, और कुछ गढ़े भी गए हैं उसमें कि उनको अंग्रेजी की तर्ज पर गढ़ा गया है या इस तरह से, तो वो थोड़ी सी तो मुश्किल होती है। अब अगर उसको, जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजें सामान्य भाषा में लिखी भी नहीं जा सकती, तो एक तरह का विरोधाभास है, एक तरह का द्वंद्व है इसमें। एक तरह का आप कह लीजिए कि दोनों, एक तरफ से हमको एक भाषा भी ऐसी भी रखनी है जो अपनी पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सके, तो उस शब्दों में पारिभाषिकता और वो भाव गंभीर को संजोने लायक हो भी, और दूसरी तरफ उसमें संप्रेषणीयता भी हो। तो कभी कभी ये दोनों एक दूसरी चीजों की बाधक बन जाती है। तो आप देखिए, राजभाषा तो हमारी जरूर हिंदी है, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं
जो थोड़े से मुश्किल, आम जन के लिए मुश्किल होते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों के लिए भी मुश्किल होते हैं जी। तो मुझे तो ये लगता है कि इसी द्वंद्व के साथ ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये द्वंद्व धीरे धीरे दूर होगा। जैसे वो तकनीकी भाषा आयोग बनाया गया है और तमाम सारी जैसे पुस्तकें हैं और तमाम सारे तकनीकी जो विषय हैं उनको हिंदी में लाया जा रहा है, उनके लिए शब्दावली विकसित की जा रही है। तो ये काम होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा और हम लोग धीरे धीरे आत्मसात भी होगा, व्यावहारिक भी होगा। बहुत सुंदर। दीक्षित सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। हाँ जरूर। राजकाज में इस्तेमाल होने वाली प्रशासनिक तकनीकी हिंदी शब्दावली हम सब देखते हैं, फाइलों के पीछे भी छपी रहती है। जो ऑफिसेज में काम होते हैं तो वो छपवा के रखते हैं पीछे फाइल के। हिंदी शब्दावली, तकनीकी हिंदी शब्दावली, ये जो हिंदी तकनीकी शब्दावली है, हिंदी भाषियों को भी अंग्रेजी से भी कठिन लगती है। उसके असल कारण क्या है? हम इंजीनियर को अभियंता कहना कम पसंद करते हैं, फाइल को नत्थी कहना और फोल्डर को संपुट या पेटी कहना कितना युक्त है? देखिए प्रतुल जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। अभी रजनीकांत साहब ने और अशरफ भाई ने इस पर प्रकाश डाला। मैं चूंकि बहुत लंबे समय तक, लगभग 36 साल तक सरकारी सेवा में रहा हूँ, तो इसको मैं एक सत्य घटना और चुटकुले से शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया। पहले दो ही सरकारें ज्यादा ले लेते हैं, मेरी आवाज आराम से सुन। हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है। जी जी। एक तो केंद्रीय सरकार और दूसरा उत्तर प्रदेश की सरकार का मुझे अनुभव है। तो केंद्रीय सरकार का मैं उस समय आपको लिए चलता हूँ जब चौधरी चरण सिंह जी कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और आदरणीय राजनारायण सिंह जी ये स्वास्थ्य मंत्री थे। तो जब ये पहली दिन मंत्रालय में बैठे तो एक बड़ी मोटी सी फाइल आई। वो फाइल अंग्रेजी में थी, नोटिंग भी अंग्रेजी में थी। तो राजनारायण साहब ने भेज दिया कि इसको अनुवाद करके लाओ, हिंदी में लाओ। तो वो 5 दिन के बाद वो फाइल अनुवाद होकर के अनुवाद होके जब उनके पास आई तो उन्होंने पढ़ा और उस पर अपनी नोटिंग लगा दी, ऐसी की तैसी। उन्होंने लिखा ऐसी की तैसी और नीचे राजनारायण। अच्छा। तो जो हिंदी वाला सेक्रेटरी था भागा भागा आया कि अरे मंत्री जी, इसका क्या अर्थ है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने अर्दली को बुलाया। वो उत्तर प्रदेश के किसी जिले का रहने वाला था। कहा कि तुम इधर आओ, ऐसी की तैसी का क्या मतलब हुआ? तो उसने कहा ऐसी आई और तैसी चली गई। तो बोले देखो, जिस भाषा को अब तुम्हारा चपरासी समझ रहा है, तुम नहीं समझ रहे हो। एज प्रपोज्ड की हिंदी तुम लोगों ने बनाई है यथा प्रस्तावित। तो यथा प्रस्तावित कोई नहीं समझेगा, ये संस्कृत है और संस्कृत वाले भी नहीं समझेंगे। इसलिए मैं जो ये सरल हिंदी है, ऐसी की तैसी, तुम्हारी फाइल ऐसी आई थी, नोटिंग ऐसी आई थी और तैसी के मैंने मान ली। तो बड़े अखबार में निकला था कि राजनारायण ने फाइल की ऐसी तैसी कर दी। तो एक हिंदी साहित्यिक हिंदी है और एक है प्रचलित हिंदी। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, ये बात सन 78 की है। हमारे सेल टैक्स के कमिश्नर ठाकुर साहब थे, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ। तो वो गोरखपुर में इंस्पेक्शन करना था उनको, कोई शादी में जाना था तो उन्होंने इंस्पेक्शन रख लिया। तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को पहले उन्होंने भेज दिया कि हम इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर घबरा गए कि इंस्पेक्शन की तैयारी नहीं है, पता नहीं क्या पूछ लें। तो एक अधिकारी को भेजा कि इंस्पेक्शन टाल दें। तो कमिश्नर साहब तैयार नहीं हुए, बोले नहीं नहीं, हम इंस्पेक्शन करने आएंगे और तैयारी क्या, हमें तो सरप्राइज इंस्पेक्शन है। वो अधिकारी लखनऊ के रहने वाले थे और गोरखपुर में उनको सूचना देनी थी। तो उन्होंने फोन लगाते रहे, फोन लगा नहीं तो एक टेलीग्राम कर दिया। और जब ये कमिश्नर साहब ठाकुर साहब जो थे, कमिश्नर के साथ फाइल रखी तो उसमें पहला ही टेलीग्राम लगा था। उस टेलीग्राम में लिखा था आयुक्त अड़ा, कार्यक्रम खड़ा। अब कमिश्नर साहब बिल्कुल वो जो हो गए कि आयुक्त अड़ा, मैं कोई घोड़ा हूँ अड़ गया, और कार्यक्रम खड़ा, मुझको इसमें अश्लीलता लग रही है, बुलाओ। तो वो अधिकारी कोई तब तक आ गए तो उनको बुलाया गया कि क्या मैं तुमको खराब शब्दावली प्रयोग करने के लिए, अब्यूजिंग लैंग्वेज प्रयोग करने के लिए मैं तुमको दंडित करता हूँ। तो वो अधिकारी
सक्सेना थे, बोलने का साहब दंडित तो भले कर दीजिएगा लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। बोले बताओ। बोले साहब मैं अंग्रेजी में टेलीग्राम लिख करके और मैं पोस्ट ऑफिस में जीपीओ में गया, तो वहां हिंदी सप्ताह चल रहा था। तो वहां कुछ लड़कियां बैठी हुई थी। अब मैंने कहा कि मेरा टेलीग्राम करना है। बोले नहीं नहीं, आप हिंदी में टेलीग्राम करिए तो आधे पैसे लगेंगे और आपको एक गुलदस्ता दिया जाएगा, क्योंकि आपने हिंदी में, सरकारी टेलीग्राम है तो वो हिंदी में ही। तो बोले कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, आप खुद ही। तो वो कुछ डिक्शनरी लिए बैठी थी। मेरा टेलीग्राम था कमिश्नर एडामेंट प्रोग्राम स्टैंड्स। तो उन्होंने कुछ भी लिख दिया, वो लिख दिया कमिश्नर आयुक्त एडामेंट की हिंदी अड़ा होती है, तो आयुक्त अड़ा, और प्रोग्राम स्टैंड्स की हिंदी लिख दी कार्यक्रम खड़ा। बोला साहब ये है, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो यूपी दिल्ली का पोस्ट ऑफिस विभाग है लखनऊ का, उसने किया है। खैर उन्होंने माफ कर दिया और तुरंत एक चिट्ठी लिखी कि अगर इस तरह की हिंदी लिखना है तो ये बिल्कुल मतलब बंद कर दी। प्रशासनिक कामों में जो शब्दावली बनाई गई है वो उन लोगों ने बनाई है जिनको विभाग का ज्ञान नहीं है और वो हिंदी के लिए उनको ये मालूम नहीं है, तो उन्होंने उल्टे सीधे बना दिए, सटक रेलगाड़ी को लौ पथगामी बना दिया। हाँ, ये सब चीजें जो प्रचलित शब्द हैं उनको उसी में लेना पड़ेगा। फाइल को फाइल कहना पड़ेगा, फोल्डर को फोल्डर कहना पड़ेगा, लेकिन उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाए। और उसमें तो है, जैसे बहुत सी फाइल्स रखी हैं, ये मत कहिए, बहुत सी फाइलें रखनी। बहुवचन बनाना है तो उसमें एक ही मात्रा लगाइए, स्त्रीलिंग बनाना है तो ई की मात्रा लगाइए। अगर ये चीज हो जाए तो 90% 99% हमारी असुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और बोली में तो हमने इसका थोड़ा सा प्रयास, मैं थोड़ा आपको इतिहास में लिए चलता हूँ। एक सरकारी अंग्रेज अधिकारी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले भारत का भाषा सर्वेक्षण किया है। 1903 में उन्होंने 21 जिल्दों में भारत के भाषा सर्वेक्षण की 21 वॉल्यूम में किताब लिखी है। उसमें उन्होंने भारत की 179 भाषाओं में और 544 बोलियों का सविस्तार सर्वेक्षण किया है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, एक कहानी लिखी, 2 कहानियां लिखी और वो कहानी पब्लिक में भेज दी, तहसीलदार के माध्यम से गांव-गांव भेज दी। और ये कहा कि उस गांव को जो चौकीदार है, उस चौकीदार अपनी भाषा में इन कहानियों को लिखेगा। और वो सब कहानी इकट्ठे होकर के उन्होंने बता दिया कि इस गांव में कौन सी बोली बोली जा रही है। तो भाषा सर्वेक्षण के लगभग 40 वॉल्यूम मेरे पास रखे हुए। तो आज जो काम आज से 1903, समझिए बहुत साल हो गए, 100 साल से अधिक हो गए, 117 साल हो गए। 117 साल पहले जो एक अंग्रेज कलेक्टर ने कर दिया, आज तक हम वो काम नहीं कर पाए। हम लोग कुर्सी में बैठ करके उल्टी सीधी शब्दावली बनाते हैं जो न हिंदी वालों को समझ में आती है न अंग्रेजी वालों को समझ में आती है। तो हमें ये करना पड़ेगा। हमारे एक कमिश्नर है, नाम उनका नहीं बताऊंगा, मैंने शुद्ध हिंदी में एक पत्र लिखा, तो उन्होंने हमें बुलाया कि दीक्षित जी ये पत्र तो आपने दुर्गा सप्तशती में लिख दिया है। मैंने कहा साहब मैंने दुर्गा सप्तशती में नहीं लिखा, ये पत्र आप द्वारा जो हमें शब्दावली बनाई गई है उस शब्दावली से छांट के जानबूझकर लिखा है कि जब आपके आदेश से शब्दावली बनी है तो आप इनके शब्द को समझते होंगे। फिर उन्होंने कहा भाई देखो शब्दावली को मारो गोली, आप क्या कहना चाहते हो बताओ। मैं इस पर एक कविता से अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी देश की पंचायत ने नहीं नागरिक शास्त्र पढ़ा है जी। अभी देश की पंचायत ने नहीं नागरिक शास्त्र पढ़ा है, दोष भरी शिक्षा पद्धति में भारत का भविष्य जकड़ा है। वो जब बड़ा हुआ भविष्य है, जकड़ी हुई हिंदी का है। जब अंग्रेजी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमारे हर साल हिंदी के 10-15 शब्द ले लेती है, अब अहिंसा है, भ्रष्टाचार है, समोसा है, ये सब अंग्रेजी के शब्द हो गए हैं। तो हमें अंग्रेजी के शब्दों को लेने में, उर्दू के फारसी के लेने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम सहार शब्द लेंगे और तभी ये देश का उत्थान होगा, हिंदी का उत्थान। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और अनुभव राज सुन रहे हैं चर्चा को। आज हमें कोई गीत सुनाओगे? नीरज जी का कुछ गुनगुना दो, बाकी हम सुनते हैं आगे। जी सर, मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ, एक मजेदार गीत सुनाऊंगा जो आप जब मुझे बोला तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था गीत सुनने के बाद। उसमें बहुत सारे
शब्द है। जी जी हाँ हाँ तो स्वागत मैं है। थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। हाँ शुरू करें। ए भाई थोड़ा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ए भाई तू यहाँ आया है, वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे ये दुनिया एक सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, मोटे को भी, दुबले को, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर तरह तरह नाच के दिखाने यहाँ पड़ता है। कोड़ा जो किस्मत है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, कोड़ा जो पैसा है। हीरो से जो कर बन जाना पड़ता है। ए भाई देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ए भाई थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये मुश्किल चैलेंज अनुभव ने पूरा किया, मजा आ गया। और अब चलते हैं एक अजीबोगरीब रियासत भक्तन मीराबाई, राजस्थान की ब्रज गुजराती विरासत की तरफ। तालियां जरूर बज गई हैं, लेकिन इनका एक गीत और। धन्यवाद। Thank you.
ये थे पंडित भोलानाथ मिश्र, जो सिखाया था जिन्होंने वंडर रूम के बच्चों को, और ये उसकी एक प्रस्तुति थी, वीडियो रिकॉर्डिंग। और हम बात कर रहे थे बोलियों पर। जैसे हम खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं, इसकी कौरवी की रियासत रही है, यह खड़ी बोली का ही नाम है। इस रियासत की गायकी अभी हमने अनुभव राज से सुनी ही थी, और ये गोपाल दास नीरज जी का गीत था। और अगर निश्चल जी जुड़े हों तो इसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहें। ओहो, स्वागत है। तो हमने थोड़ा सा गीत को एक बार और सुन लेते हैं। गीत दोबारा सुना रहे हैं? जी, अनुभव ने सुनाया था अभी। कौन सा वाला? मैं सुन नहीं पाया असल में। ये ए भाई जरा देख कर। ए भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक बार मेरा जो है, जब बात हो रही थी अलीगढ़ में नीरज जी से जी, तो बता रहे थे कि इस गाने की धुन जो फिल्म के संगीतकार है वो बना रहे थे, तो दिक्कत आ रही थी कि यार इसकी तो मतलब धुन नहीं बन रही। तो जो गीतकार होता है वो संगीतकार भी होता है। उसको पता होता है कि यह कौन से वाले मीटर पे उसको करना है। तो फिर उन्होंने खुद ही ये बताया कि भाई इसको ऐसे करके गाना है कि ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। और जो उन्होंने बताया फिर वही उसको अपना लिया गया। हालांकि संगीतकार के रूप में नाम उनका उस तरह से उसमें फिल्म में नहीं है, पर मूल रूप में जो कुछ किस्से होते हैं उनमें यह है कि इस गाने को उन्होंने अपनी वो दी, संगीत भी एक तरह से उन्हीं का था। बहुत सुंदर। और ये बोलचाल का वाक्य है, ए भाई जरा देख के चलो, और ये गाने में आ जाए तो इससे सुंदर बात और क्या है। तो आम बोलचाल का व्यक्ति को एक उत्साह मिलता है कि हम अपनी बोली में गीत रच सकते हैं। तो ऐसी धुनें वो उत्साह भरती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। धन्यवाद प्रतुल जी। ऐसे कई गीत हैं जो बोलचाल की भाषा में हैं। सभी जानते हैं वो पीछे आनंद बख्शी ने एक ऐसा ही गीत लिखा था कि अच्छा तो हम चलते हैं। आमतौर पे लोग बोलते हैं ना, बैठे बैठे हैं तो बोले अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे वहाँ। तो इस तरह से वो बन गया। इसी तरह से क्या बोलती तू, जो अभी नई पीढ़ी के जमाने का गीत है। तो इस तरह के कई सारे गीत जी। नहीं, सही कह रहे हैं आदरणीय रजनीकांत जी। एक लक्ष्य फिल्म में भी गीत है उसका, उसमें ऋतिक रोशन है ना, अगर मैं कहूँ है ना तुमसे फिर क्या कहोगी। तो वो बिल्कुल, वो तो गाया ही ऐसा गया। और इन गीतों में एक फायदा ये होता है कि सीधे सीधे लोग जो है उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पेचीदगी सी उनको महसूस नहीं होती है। और वो एक लंबे समय तक लोगों के बीच की निकली हुई भाषा बॉलीवुड हो करके वापस लोगों के बीच आती है। जैसे मैं मान लीजिए किसी कार्यक्रम में आपके साथ बैठा हुआ हूँ, और जब कार्यक्रम से रुखसत हो रहे हैं तो अक्सर कई लोग कहते हैं कि अच्छा तो हम चलते हैं, तो कोई दूसरा पूछ ही लेता है, जैसा उन्होंने कहा कि फिर कब मिलोगे। तो ये बड़ा आनंद आता है फिर की तो ये उन्होंने एक नया गीत आमिर खान का गुलाम का भी बताया, बड़ा मजेदार। क्या बोलती उसमें तो खुद उसने ही आवाज दी थी। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद ये सरल भी हो जाता है कि वो नीरज जी ने उसको अपने आप बताया, या इसमें जैसे आमिर खान ने अपनी आवाज दी है ना, तो वो एक अलग अलग आनंद आता है। एक बात ये है कि बताएं, बहुत सारे अपोजिट वर्ड है, जैसे कि बड़ा छोटा दुबला पतला, तो बहुत मतलब कि बढ़िया मजा आता है। और मुझे तो बहुत मजा है मोटा भी पतला भी अच्छा इस गाने में जो शब्द आते हैं। ये तो है बहुत है, मतलब बहुत मजेदार गाना है सुनने में। हाँ, मजेदार तो है, भरपूर है। चलिए, कुछ लक्ष्मी चंद जी इंतजार कर रहे हैं, बांगरू भाषा के हैं लक्ष्मी चंद जी, और पालेराम जी उनकी रागनी को गाएंगे, है ना। एक ये सुनते हैं, इसका भी आनंद लेते हैं।
करा बाप के तेरे कुल के लाना होगा भाई मात पिता दरबार तड़े खड़े ठिकाना सारी बेटी करा के हमारे श्री कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी ने जिन्होंने भजन और सांग के माध्यम से भोली भाली जनता को समझाने का बहुत कार्य किया। बताया कि भाई जब एक बाप के घर पर बेटी जवान हो जाती तो अच्छा सा वर देख के उसकी शादी कर ही देनी चाहिए, वरना दिन पर दिन उसका भार उसके सिर पर आता है। और जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करते, अपनी बेटी का कन्यादान करते, तो उनको इतना पुण्य प्राप्त होता जितना एक राजा 100 यज्ञ करते। एक बेटी की शादी पे एक पिता को इतना पुण्य प्राप्त होता है। और कह दिए महाराज उस राजा ने, लड़की जवान हो चुकी है और शादी तो कर देनी चाहिए। क्या एक अंतराव कवारी बेटी करारा खया, कवारी बेटी करारा खया, जान कड़े खरिया से तू बांध भरोसा पाप रूप का तू सिर पे धरिया से बड़ा पाप का उठेगा जो कन्या तक भरिया से तेरी घर पर टोके जा तेरी की क्यों जीवता मरिया और लक्ष्मीचंद की एक और रागनी है प्रीति चौधरी गा रही है, एक अंतरा उसका सुनते हैं फिर चर्चा करते हैं। सदा और संगत ले डूबे ओछे की और पर तिरिया का प्यार सदा बीच पड़ोसी दया कर से माड़ा रिश्तेदार सदा संगत ले डूबे ओछे की पर तिरिया का प्यार सदा संगत ले डूबे ओछे की पर तिरिया का प्यार सदा हो जा दुखी आत्मा अंदर की हो इस दरिया की दशा बने जिसी तस हो चक सुंदर की रावण बसा और रावण बसा पड़ोस देख लो खुशी घट जा मन के मंदिर की। तो ये थी हमारी बांगरू भाषा और उसके दो गीत। अब हम चर्चा का आरंभ फिर से करते हैं और हमने सुना भी, और ये आधार हमारी चर्चा का रहे इस दृष्टि से भी गीतों को रखा जाता है। तो रजनीकांत सर जी, आज़ादी से पहले जो भाषा थी, अरशद जी ने भी बताया कि फारसी शब्दावली चलती आ रही थी
राजकाज की जो भाषा थी, अदालत, थाना, अर्दली, मुजरिम, मुंसिफ, वकील, गवाह, मुद्दा आदि शब्द बोलचाल में रच बस गए हैं। ये सारे अभी भी चलते हैं। हिंदी को राजभाषा बने 70 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी अभी फारसी शब्दों का प्रयोग काफी हो रहा है। एक नई भाषा को राजकाज की भाषा बनने में 1-2 पीढ़ी का समय लगता है। नए शब्द चलन में ना होने के कारण बोलने में वक्ता को असहज करते हैं। क्या उपाय है राजकाज की नई शब्दावली व्यवहारिक बन जाए, या इसकी कोई जरूरत नहीं है? इसमें मैं 2-3 बातें कहूंगा। अभी जैसे दीक्षित जी कह रहे थे ना, तो उनकी बात भी बड़ी महत्वपूर्ण थी इस संबंध में, सिलसिले में, कि जो भाषाओं का जो हास्यास्पद उपयोग हो रहा था वो कार्यालयों में। तो मैंने बचपन में जब विद्यार्थी था उसी काल में प्रेमचंद की पुस्तक कलम का सिपाही पढ़ ली थी, तो जो उनके बेटे ने लिखी, अमृत राय ने लिखी है, और उसमें प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है भाषा को लेके, और एक बात लिखी है कि जो अरब के मूर्ख सिपाही थे, जो अरब के सिपाही थे जो हमारे देश में आक्रमणकारी के तौर पे आए थे, वो यहाँ की भाषा नहीं जानते थे और यहाँ के लोगों को अरबी नहीं आती थी। तो दोनों की भाषा के बीच में वो अपनी बोलते थे, वो अपनी बोलते थे। तो इन दोनों के मेल से एक ऐसी भाषा का जन्म हुआ, दुनिया की सबसे प्यारी भाषा है उर्दू, छावनी उसको कहते हैं। तो ये प्रेमचंद ने लिखा है उसमें, तो मैं उन्हीं के शब्दों को कोट करने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा भी इसी तर्ज पे ये मानना है। दीक्षित जी ये भी कह रहे थे कि अंग्रेजी को क्यों नहीं लेते हैं, या उनका मैं कह रहा हूं अपनी भारतीय भाषाओं से क्या बैर है भाई। हमारी भारतीय 24-22 भाषाओं तो संविधान स्वीकृत हैं अनुसूची में, जिनमें साहित्य अकेडमी पुरस्कार देती है। तो उन भारतीय भाषाओं को हम क्यों नहीं लेते हैं? देखो हमारे अगर केरल की भाषा का, केरल में जो बोली जाती है या गोवा में बोली जाती है कोंकणी, उधर बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तमिल तेलुगु है, तो उन भाषाओं, बंगाली है, तो हालांकि हैं इनके हिंदी में शब्द हैं, लेकिन हम अगर इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि भाई हम हिंदी बोलेंगे और वो कहे कि हम तो भैया अपनी कोंकणी ही बोलेंगे या मलयालम ही बोलेंगे, तो उसकी भाषाएं हमें समझ में आएगी, हमारी हिंदी उससे समझ। क्या होता है अभी पिछले सालों में आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत की गई थी, तो उसमें 3 भाषाएं पढ़नी थी, एक अपनी मातृभाषा पढ़नी थी, एक हिंदी पढ़नी थी और एक और कोई दूसरी भाषा पढ़नी थी। तो उत्तर भारत वालों ने चालाकी कर ली, उन्होंने जो तीसरी भाषा पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? संस्कृत। अब उनकी चालाकी ये नहीं मालूम था उन पे ही भारी पड़ जाएगी, ये चालाकी समझ ली साउथ वालों ने। तो साउथ वालों ने कहा कि भैया हम तुम्हारी हिंदी तो पढ़ रहे हैं, तुम्हारी भाषा जो मातृभाषा है, लेकिन तुम हमारी मातृभाषा क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो ये सिद्धांत रूप में ये व्यवहार बहुत अच्छा था कि वो अपनी भाषा सीखते, हमारी भाषा सीखते, हम उस भाषा को सीखते, हमारी भाषा है, भारत की भाषा है। तो अभी जैसे हाँ, तो ये जो एक ऐसी सर्वकालिक भाषा होती जिसमें हम जब बोलते हिंदी, तो हिंदी जब हम बोलते तो हमें लगता है उसमें मलयालम का भी शब्द है कोई, तो मलयालम वाला कहता है यार ये हिंदी बढ़िया है यार, इसमें तो हमारी भाषा के शब्द है, ये माँ से सीख के मैं आया हूँ, ये भाषा इसमें हिंदी में, अरे ये तो सीखूंगा यार। तो एक शुद्धतावादी लोग जो है वो दुश्मन है सबसे बड़े। वो सोचते तो ये है कि हम बहुत बड़े, ये उर्दू के साथ भी है और हिंदी के साथ, हाँ दोनों के साथ। अभी मैं देखता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़े शायर थे, अभी पिछले दिनों उनका जन्मदिन निकला है, डॉक्टर राही मासूम रजा। महाभारत के संवाद उन्होंने लिखे थे, तो वो कहते थे कि उर्दू लिख रहे हो तो देवनागरी में लिखो, क्या दिक्कत है, ये हमारे देश की भाषा है। लेकिन नहीं, उर्दू वालों का ये आग्रह रहेगा कि नहीं वो उसकी वो लिपि तो वही रहेगी। अच्छा। तो सब लोग जो है जो अपने उसमें शुद्धतावादी बने हुए हैं। अब शुद्धता, हिंदी वाले भी संस्कृत के पीछे पड़े हुए हैं, संस्कृत लौपदिगामिनी वाली जो बात अभी हास्यास्पद आ रही है, लेकिन वो तुम अपने पे तने हम अपने पे तने, तो भैया फिर कैसे बात बने? तो बात ऐसे नहीं बनेगी। बात हमें जो अभी अरशद भाई कह रहे थे कि भाषा बहता नीर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर बार दुनिया की भाषाओं के शब्द लेती है, जी आपने बताया, हम नहीं लेते हैं, हम अड़े हुए हैं, हम अपनी भाषाओं की, हम वो दुनिया की दूसरी भाषाओं के शब्द, हम अपनी भाषाओं के शब्द नहीं लेते हैं।
कन्नड़ के, तमिल के, तेलुगु के, बंगाली के, गुजराती के, कितनी भाषाएं हमारे देश में। तो ये ऐसी एक सार्वदेशिक भाषा बने जो ना हिंदी होगी पूरी तरह से, लेकिन वो सबकी भाषा होगी, हिंदुस्तान की भाषा होगी, जिसको वो कहते थे हिंदुस्तानी, गांधी जी भी कहते थे। तो एक ऐसी भाषा जो, अब फारसी की बात, हाँ फारसी की बात जहां तक आई है तो इस पे भी दो बातें मैं कहूंगा कि जो, हालांकि हमारा उससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन जो हम कहते हैं कि हमारे पुरखों ने कहा है कि दुश्मन से भी अगर सोना कहीं अगर गंदगी में भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए ना। कंचन अगर पड़ा हो, अगर कीचड़ में भी पड़ा हो। लेकिन तुर्की की बात कहता हूँ, तुर्की देश जो है हमारा विरोध करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों पे, लेकिन तुर्की के एक थे नेता कमाल पाशा। तो जब तुर्की आजाद हुआ तो उन्होंने पूछा कि तुर्की राजभाषा कब बनेगी, तो उन्होंने कहा कि कम से कम, लोगों ने हिसाब लगाया कि कम से कम 20 साल तो लग ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 20 साल ये आज अभी से खत्म हो गया, ये समझो कि 20 साल का दौर गुजर गया, आज से तुर्की राजभाषा है, हो गई। अब हमारे यहाँ जो नेता थे, देखो मैं किसी की वो बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो बात ये जो चाहिए थी, अब वो मतलब संकल्प, हाँ संकल्प जो बात थी, ऐसे ही होता है। देखिए दुनिया की सबसे अच्छी पद्धति है शासन पद्धति, लोकतंत्र, लेकिन कहीं कहीं तानाशाही भी, उसमें भी अच्छाइयां हैं। कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी नहीं है और कोई भी पूरी तरह से बुरी नहीं है। तो इसलिए अगर इस तरह का संकल्प लिया जाता तो शायद हो सकता है हिंदी के लिए जो रोना दिवस मना रहे हैं, माह मना रहे हैं, ये नहीं मनाते हैं। तो इस तरह का संकल्प शक्ति हमारे देश के शासन वर्ग में जब आएगी तो हमारा बनेगा। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अदालतों में वहां फारसी का, तो देखो भैया जो शासक होगा ना, तो वो तो अपनी चलाएगा ही चलाएगा। तो शासन किया उन्होंने, फारसी वालों ने, तो वो तो हमारे अदालत में रहेगी, सब जगह रहेगी। अंग्रेजों ने शासन चलाया तो उनकी रहेगी अंग्रेजी, वो चल रही आ रही है। तो हम संकल्प नहीं है हमारे पास, जिस दिन संकल्प आ जाएगा हिंदी अगले दिन से, उसी क्षण से जन जन की भाषा हो जाएगी। बहुत सुंदर बात कही आपने और बहुत अच्छा जवाब। और हमारे बीच में सियाराम जी हैं गुर्जर करौली से, और मोहनलाल मीणा जी भी जुड़ गए हैं, जो शिक्षक हैं केंद्रीय विद्यालय में, और तमिलनाडु में इनकी पोस्टिंग हो गई है दिल्ली से, तो वो भी जुड़े हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक निमाड़ी रियासत की तरफ चलते हैं और उसका एक गीत सुनते हैं। निमाड़ी जो भाषा है छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्रीय भाषा है। आ दुनिया में आवाना कहानी यीशु मसीह क्या रहते तो कि ऊपर स्वर्ग में रहते। जब परमेश्वर ने आज पूरी सृष्टि बनाई, तारा बनावती वक्त यीशु मसीह परमेश्वर ने साथ में थो। तीना कई दाड़ा बाद यीशु मसीह स्वयं आ धरती पर जन्म लीधो और आयो। अब हूँ तमने बताऊं कि आ किस तरह से केम थयो। मरियम नामनी एक बाई थी, तिने कभी भी अपना जीवन में कोई मनुष्य से, कोई भी आदमी से कोई संबंध नहीं बनाया। तो ये हमने एक बोली को सुना, ये निमाड़ी भाषा की बोली थी, और इसमें हमने एक कहानी सुना और उसको देखा, समझा कि शब्द का प्रयोग किस तरह से होता है भाषा में। अरशद सर, मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल आपसे करता हूँ। जी। हम ये जानते ही हैं कि भाषा, जैसे भाषा बहता नीर है, और जो घूमते फिरते ज़्यादा हैं वो लोग ज़्यादा संभावनाएं बना पाते हैं, भाषा का फैलाव ज़्यादा कर पाते हैं। तो घुमक्कड़ी स्वभाव के जो भक्त कवि थे, भक्त कवियों की जो भाषा खिचड़ी देखने को मिलती है। जी। और ये खिचड़ी क्लिष्ट भाषा ना पचा पाने वाले लोगों के लिए खूब स्वादिष्ट होती है। ये खिचड़ी भाषा आज की इंग्लिश और इमोजी भाषा से कैसे श्रेष्ठ है, या ये दोनों समय की जरूरतें हैं? अर्शद सर जी, बड़ा मजेदार सवाल किया, उसको बहुत अच्छा रिलेट किया आपने। हाँ, ये सही है कि वो घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, इस वजह से वो जहाँ भी वो भक्त कवि जाया करते थे
तो संप्रेषणीयता के लिए कि बात उनकी संप्रेषित हो जाए, तो वहाँ की जो बोलियों के शब्दों का इस्तेमाल कर लिया करते थे ताकि उनकी बात जो है वो संप्रेषित हो जाए। और इसे सदुक्कड़ी कहा गया कि किसी ने उसको बताया कि भाषा के प्रति, जैसे कबीर के लिए कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप उन्होंने अपनाई, कि जिस भाषा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि बन गया तो सीधे सीधे काम चला लिया, नहीं तो दरेरा देकर काम चलाया उन्होंने। तो उन लोगों ने क्या किया कि तमाम सारे उसमें आपको शब्द ढूंढेंगे तो कुछ हरियाणवी के भी मिल जाएंगे, पंजाबी के भी मिल जाएंगे, कबीरदास इस तरह के या और भी जितने भक्त कवि हैं, खासतौर से निर्गुण भक्तों में आप देखिए, यानी सगुण भक्तों में भी आप देखिए तो तुलसी वगैरह में भी फारसी के बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी संप्रेषणीयता को बढ़ाने के लिए या कायम रखने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और आज और जहां तक इसके पसंद होने की बात है तो सीधी सी बात है कि जो बात हम तक ज्यादा संप्रेषित हो जाएगी, हम तक संप्रेषित होगी, हमारे हृदय तक उतरेगी, तो वो पसंद आएगी ही आएगी। और जहां तक आज के दौर में जो भाषा बदल रही है, जैसे आपने सही कहा कि वो इमोजी वाली भाषा चलने लगी है और उसमें बहुत सारी चीजें अंग्रेजी जी इंग्लिश हो गई है, और अंग्रेजी को भी लिखने का चलन बदल गया है कि हाउ आर यू लिखना है तो आर की को ARE न लिखकर सिर्फ आर लिख देते हैं, तो यू लिख दिया, तो उसे समझने वालों को भी समझ ले रहा है कि हम कूट भाषा की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं कोडिंग। तो देखिए इस दरअसल क्या है कि भाषा जो है वो भावों की अभिव्यक्ति होती है, और भावों की अभिव्यक्ति समाज में होती है जी। तो समाज जैसे जैसे बदलता जाता है, हमारी अभिव्यक्ति का जो तरीका है वो भी बदलता जाता है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। भाषा के परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह यही है, इसी वजह से भाषा को बहता हुआ नीर कहा गया। तो जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे भाषा बदलती जाती है। आमतौर पर जब हम अपनी भाषा का दिवस मना रहे होते हैं तो ज्यादातर लोग यही रोते हुए पाए जाते हैं कि साहब हिंदी नष्ट हो रही है, हिंदी नष्ट हो रही है। और इसको जब सुधारने की बात होती है तो हम पीछे की ओर भागते हैं, हम संस्कृत की ओर भागते हैं, उसको संस्कृत के शब्दों से बोझिल कर देना चाहते हैं। देखिए अगर भाषा नष्ट मतलब अगर न बदलती तो आज संस्कृति चल रही होती, बदलती ही नहीं। उसी तरह से हिंदी का आज जो स्वरूप है वो हमेशा कायम नहीं रहने वाला है। आने वाले दौर में वो बिल्कुल होगा जैसे आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो उसमें तमाम सारे शब्द ऐसे आएंगे, तमाम सारी बातें ऐसी आएंगी, तमाम सारे संदर्भ ऐसे आएंगे जो वैश्विक परिदृश्य से जुड़े हुए होंगे, जिसके लिए हमारी भाषा में शब्द नहीं होंगे, तो हमको दूसरी भाषाओं से शब्द लेने पड़ेंगे। कहीं कहीं ये जो जैसे आज तकनीक की वजह से इमोजी का भी हम सहारा ले लेते हैं, बहुत बार एक इमोजी से जो हमारी भावना प्रकट हो जाती है वो वाक्य से नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आज के दौर की मांग है और इनसे मेरे ख्याल से नहीं बचा जा सकता है, ये चलेंगे ही चलेंगे। और दोनों की श्रेष्ठता की बात है तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है ये एक अलग मसला है, वो अपने दौर से के हिसाब से बेहतर थी और ये चीजें अपने दौर के हिसाब से बेहतर है। इसमें हम बहुत ज्यादा मानवता या शुद्धता की बात करेंगे तो फिर वो हमारी अभिव्यक्ति, वो हमारी किताबों में सिमट कर रह जाएगी बात, वो हमारे व्यवहार में नहीं आ पाएगी। व्यवहार में वो चलता रहेगा कि जो हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसमें तमाम सारे अंग्रेजी के भी शब्द आएंगे और उर्दू के भी शब्द आएंगे और तमाम दूसरी भाषाओं के भी शब्द आएंगे और आते रहेंगे। जैसे आप देखिए, जैसे फिल्मों की आपने बात की, तो जैसे आनंद बख्शी को आप देखिए, उन्होंने हिंदी में पंजाबी शब्दों को इतना लोकप्रिय बनाया और इतने अच्छे शब्दों को, जैसे वो एक उस फिल्म का पूरा गीत नहीं, उसमें अक्खा वस्तानिया शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। बहुत मतलब एकदम उस दौर में एक नया शब्द, नए तरह की शब्दावली थी। उन्होंने इस तरह के तमाम सारे शब्दों को, उन्होंने भाषा धीरे धीरे जो है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और बदलती रहती है, तो वो बदलना उसका स्वभाव है और उसे हम रोक नहीं सकते हैं, उसे स्वीकार करना। एक सवाल हम दीक्षित सर से लेते हैं और जी मेरे मस्तिष्क में एक और दो सवाल आने लगे थे, लेकिन वो और चर्चा बढ़ जाएगी। तो जब अरशद जी बोल रहे थे तो सवाल दिमाग में और आने लगे थे, लेकिन चर्चा नहीं, सीमित ही रहे। एक समय था दीक्षित सर, आज से कोई 20-30 साल पहले का, हम अदब से या पूरा झुककर अभिवादन नहीं करते थे। तो गुरुजी और घर के बुजुर्गों द्वारा टोक दिए जाते थे। अगर हमने इस अभिवादन को औपचारिक बनते देखा है, अब तो केवल गर्दन को हिलावर देने से अभिवादन मान लिया जाता है, साथ में होंठ हिल भर जाएं तो संस्कार सलामत मान लिए जाते हैं।
तो सर आज दीक्षित शिक्षक बिना ज्ञानबाजी के शिक्षक, आज शिक्षक दिवस कल है। आज तो खूब मनाते हुए जा रहे थे बच्चे, खुद टीचर बने, प्रिंसिपल बने या अलग अलग भूमिकाओं में आज दिख भी रहे थे बच्चे। स्कूल तो खुल ही गए हैं। तो सर आज शिक्षक बिना ज्ञानबाजी के मूल्यपरक संदेश बच्चों तक कैसे पहुंचाएं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें मैं कहना चाहूंगा, अभी जो एक ये दोहा आ रहा था, भाई रजनीकांत साहब ने कहा था कि वो, या शायद असरत साहब ने कहा था, वो है कि उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पर होए, और परे अपावन ठौर पर कंचत तजत न कोय। अगर सोना किसी विष्ठा में पड़ा हुआ तो आप उठा लीजिए, उसी में इसका उत्तर मिल जाए। वो कहते हैं उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पर होए। शिक्षक अगर कमजोर भी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन वो शिक्षक की भूमिका में है, तो उससे अच्छी शिक्षा ले लीजिए। आजकल विद्यार्थियों ने, अभिभावकों ने उसे शिक्षक को मजदूर मान लिया है, और ये मान लिया कि हम इसे पैसा देते हैं इसलिए वो पढ़ाता है। शिक्षक भी सोच रहा है कि मैं बस, मुझको पैसा मिल रहा है इसमें, वो मजदूर हो गया है, वो शिक्षक नहीं रहा। अगर हम शिक्षक को अब भी गुरु मान लें, आदरणीय मान लें, अपने परिवार का सदस्य मान लें, तो अब भी शिक्षकों में इतनी गरूर है, इतनी ताकत है कि वो विद्यार्थियों को पढ़ा लेंगे। अब कैसे शिक्षा दी जाए, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर निर्भर है। अगर हम आजकल के जो अभिभावक हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने अच्छे बच्चे को 20,000 रुपए महीने की फीस दे दी, इतने ट्यूशन लगा दीजिए, गाड़ी लगा दी, उससे उसको नैतिक शिक्षा नहीं मिलती, आचरण की शिक्षा नहीं मिलती। जब आचरण की शिक्षा, वो हॉस्टल में रह के अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अपराधी हो जाता है, क्योंकि समाज अपराधी हो रहा है। तो वो तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अगर अल्पकाल में विद्या लेने हैं तो गुरु के घर में पढ़ने जाना चाहिए। और गुरु के घर में रामचंद्र जी जाते थे और लौट आते थे, लेकिन लौ और कुश वाल्मीकि आश्रम में रह के पढ़े, और इससे पढ़े कि उनके पिता नहीं हैं, उनके पिता राजा नहीं हैं, तो लौ कुश राम और लक्ष्मण से ज्यादा ताकतवर हो। वाल्मीकि को बीच में आना पड़ा कि भाई ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, चाचा जी, इनको क्यों मार रहे हो? तब वो उन्होंने कहा कि आपके कहने से मैं रुक जाऊं, वरना लौ कुश जीत जाते। अभी जो बात हो रही थी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम शिक्षक को वही सम्मान देने लगेंगे, दोनों तरफ से सम्मान मिलना चाहिए, एक तो सरकार की तरफ से, दूसरा अभिभावकों की तरफ से। वो एक शेर मुझे याद आता है, आने वालों की तरह हम भी सुलझ जाएंगे उलझे हुए बालों की तरह। फिर से एक बार। तो उलझे हुए बालों को सुलझाना है, तो आपको प्रेम से सुलझाना पड़ेगा। एक बात और, मैं जब मैं बता रहा था, बोली की बात तो रह गई। आजकल हम लोग कर क्या रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। अनुवाद की वजह से जो सारी चीजें वो हो रही हैं, अनुवाद में जो सरकारी विभाग हैं वो अंग्रेजी को हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी को अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो उसका कारण खराब हो जा रहा है। जैसे मुहावरों का अनुवाद नहीं हो सकता, किसी, अगर आपको भावानुवाद करना है, आप तुरंत शब्दानुवाद मत करिए। आजकल सरकारी नौकरी में शब्दानुवाद होता है, जैसे शर्म से पानी पानी हो गई, अगर उसको हिंदी में अनुवाद करना है, तो अगर आपने लज्जा से जलजल हो गई, तो ये हास्यास्पद हो जाए। एक मैं उदाहरण, चूंकि हमारे असरफ साहब हैं और ये उर्दू के बड़े विद्वान हैं, तो एक मैं अनुवाद का उदाहरण सुनाता हूँ कृष्ण चंद्र जी का। कृष्ण चंद्र जी बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने सरकार से 15,000 रुपए की मदद मांगी कि मैं तबीयत खराब हो गई है, मुझको 15,000 रुपए दे दिए जाएं। तो सरकार ने इनको सिर्फ 300 रुपए का अनुदान दिया। तो ये बड़े नाराज हो गए और कहा कि मेरी इतना मैंने काम किया है, मुझे 300 रुपए दे रहे हैं, मैं 300 रुपए नहीं लेता, और मैं अब परचून किताब लिखना छोड़ करके, साहित्य लिखना छोड़ के परचून की दुकान खोलूंगा। और बाकायदे एक परचून की दुकान खोल ली। अखबारों में निकला, हिंदी अखबारों में निकला कि इन्होंने परचून की दुकान खोल ली। अब उसके 10 दिन के बाद एक अखबार में लगा कि उसमें नींबू पानी की दुकान खोल ली। अंग्रेजी के अखबार में आ गया कि, फिर हिंदी के अखबार में आ गया कि नींबू पानी की दुकान खोल ली। तो ये जूता लेके संपादक के पास पहुंचे कि मैंने परचून की दुकान खोली है, 2 लाख रुपए लगाया है, मुझको इतना गया गुजरा क्यों बना दिया कि नींबू पानी की दुकान खोली है? तो उसने कहा साहब मेरे पास तो ये एक संवाददाता ने भेजा
तो पता लगाया गया तो हुआ क्या, परचून का अनुवाद अंग्रेजी अखबारों ने किया, तो पर को तो छोड़ दिया, चून को चूना मान लिया और चूना का अनुवाद लाइम कर दिया, लाइम चूना बेचने लगे। अब वो जब चूना के बाद फिर हिंदी में आया तो चूना को उन्होंने नींबू लिख दिया, और महाराष्ट्र में वो नींबू की जगह नींबू पानी हो गया, वो जब उत्तर प्रदेश में आया तो नींबू पानी हो गई। तो मेरे कहना के मतलब कि अगर हम हिंदी का उत्थान करना चाहते हैं तो हमें अनुवादों से काम न चल के भावानुवाद से काम चलना पड़ेगा, और हमें उर्दू से, बंगला से इनके बिल्कुल शब्द लेना पड़ेंगे। हमारे रजनीकांत साहब ने जो बात कही है वो बहुत लाख टके की बात है कि अगर हम इसमें सांप की तरह कुंडली माले बैठे रहेंगे कि हिंदी के ये शब्द आ जाएंगे। आज से लगभग 70 साल पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा था मुसलमान कवियों के लिए कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटक हिंदू बारिये, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटक हिंदू बारिये। तो जब वो हम हरिश्चंद्र जी उन मुसलमान कवियों की उर्दू भाषा को हिंदी में न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो आज हमारे ये जो साहित्य हैं, राजनीतिक हैं, ये सब पॉलिटिकल हो गया है। दक्षिण भारत हमारी भाषा का, हिंदी का विरोध नहीं करता था, लेकिन चूंकि राजगोपालाचार्य जी गांधी जी से नाराज हो गए, इस वजह से दक्षिण वाले करने लगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने हिंदी का प्रचार किया, लेकिन एक कारण से जब कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया तो बंगला वाले भी करने, तो इसमें हम राजनीति घुस गई है। अगर राजनीति हटा के हम साहित्यकारों को एक साथ कर दिया जाएगा तो हम सब लोग इसको हिंदी को, ये संस्कृत की पुत्री हिंदी बड़ी बहन है सब भारत की भाषाओं की, और सत्य ही केंद्र बिंदु है भारत माँ के आशाओं की। इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये राजनीति हटा के अगर कवियों को जिम्मेदार बना दिया जाएगा, पाठकों को जिम्मेदार बना दिया जाएगा, नागरिकों को जिम्मेदार बना दिया, तो ये सब चीज खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हम आखिरी समापन में रजनीकांत जी से लेंगे, लेकिन अभी हमारे बीच में ML मीणा जी, मोहनलाल मीणा जी भी जुड़े, जो शिक्षक हैं, तमिलनाडु में पोस्टिंग हुई है इनकी केंद्रीय विद्यालय में। हाँ, मीणा जी कुछ कहेंगे या कुछ सुनाना चाहेंगे, अपना मन का कोई गीत जी या बात? जी, स्वागत है जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को जी। प्रतुल जी का मैसेज मुझे अभी मिला। वैसे प्रतुल जी से काफी साल बाद में मुलाकात हुई है आज, करीब 2014 में इनसे मुलाकात हुई थी। NDMC मंदिर मार्ग में पढ़ाता था उस टाइम पे, 2014 में NDMC के स्कूलों में। तो उसके बाद में 2019 में, सॉरी 18, हाँ मीणा जी आप, हाँ, और प्रेजेंट में, हाँ, और प्रेजेंट में अभी 10 सितंबर 2019 को मैंने यहाँ तमिलनाडु ज्वाइन किया है केंद्रीय विद्यालय में। अभी 10 सितंबर को 2 साल प्रोबेशन पूरे होंगे अभी। तो प्रतुल जी का जैसे मैसेज मिला कि आज हिंदी भाषा का उनकी, चलो ठीक है, मैंने मैसेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो टीचर डे है, शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस जो तभी सफल है जब जा करके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जी, क्योंकि बच्चों का अगर सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो शिक्षक दिवस का मनाने से इनसे कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात, हिंदी भाषा का जो है विकास, हिंदी भाषा का विकास सभी जगह बराबर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने तमिलनाडु में ज्वाइन किया आके, तो यहाँ तमिल भाषा बोलते हैं ज्यादातर। तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय में अब मैंने संस्कृत, TGT संस्कृत के पद पर ज्वाइन किया है। अच्छा। यहाँ पर भी मुझे जो AC और DC हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने जब सुपरविजन इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हिंदी में नहीं पढ़ाओ, आप इंग्लिश में पढ़ाओ बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे भी बच्चों को संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। अच्छा। तो ये इतनी बड़ी समस्या है कि मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते यहाँ पर हिंदी को। ये लगा लो कि संस्कृत तो दूर की बात होगी फिर। हाँ, संस्कृत दूर। अब हिंदी को मतलब ये समझते हैं कि भाई जैसे पता नहीं कहाँ से दुश्मन आ गया हमारा। अच्छा। जबकि नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। ये पता नहीं, यहाँ तमिल और ये सब हुआ है जो मिनिस्टर लेवल पे हुआ। हाँ, मिनिस्टर लेवल पे। बाकी और जो है, जैसे चेन्नई में हिंदी एक्सेप्ट करते हैं, खूब हिंदी बोलते हैं, पढ़ाते भी हैं। हाँ, केरल में तो केरल ज्योति निकलती थी पत्रिका, और वहाँ हिंदी प्रचार समिति भी थी। हाँ, तिरुवनंतपुरम। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि कुल मिला के हिंदी का जैसे भी विकास हो, अब जैसे हमारी जो
गवर्नमेंट है उन्होंने ज्यादातर पोस्टिंग जो केंद्रीय विद्यालय के 2018 पोस्टिंग साउथ में दी है, ज्यादातर नॉर्थ वालों को साउथ में पोस्टिंग दी है। अब उनका तो उद्देश्य है कि हिंदी का विकास हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे हिंदी के सामने बोलेंगे तो समझे नहीं या समझते तो है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। तो कुछ इनकी तमिल भाषा भी सीख रहे हैं और कुछ हमारी हिंदी भाषा भी हम इनको सिखा रहे हैं साथ के साथ। मतलब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके, जैसे ही संस्कृत में पढ़ाता हूँ तो लेसन को हिंदी में भी ट्रांसलेट करता हूँ और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में साथ के साथ, ताकि बच्चे हिंदी भी सीखें और उसके अलावा इंग्लिश तो जानते ही है वो। तो इसलिए हिंदी भाषा का जो प्रतुल जी विकास करने के सिर्फ एक ही जगह नहीं, पूरे भारत में इसका विकास करना होगा। तो सबसे ज्यादा इसमें लोगों को जोड़ना होगा और इसके लिए जो जागरूकता है वो जरूरी है। बच्चे हिंदी में विकास बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि हिंदी भाषा आमतौर पर सभी लोग बोल लेते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि हिंदी भाषा का जैसे भी विकास हो तो इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी और इस समस्या पर रजनीकांत जी ने शुरू में प्रकाश भी डाला था कि अगर वो पहले से ही तय कर लिया जाता कि दूसरी भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में स्थान दे दिया जाता उत्तर भारत वाले, तो वो शब्द स्वीकार्य हो जाते और वो भी स्वीकार्य थे। रजनीकांत जी क्या कहेंगे आखिरी समापन में? हाँ, मैं बड़ा देर से इंतजार भी कर रहा था। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ जो आप कह रहे थे प्रतुल जी कि क्या हम कूट भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। तो जो कूट भाषा की बात है तो वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वो है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो जितना अभी हम बोलते हैं उसमें से बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिशत है मुंह से जो शब्दों के माध्यम से बोलते हैं, इशारों के माध्यम, अपनी जो हाथ से बोलते हैं, आंखों से बोलते हैं, इशारों से बोलते हैं, वो ज्यादा बड़ा हिस्सा है उसका, मतलब 50 से अबव। हाँ, ये तो है, लेकिन ये भाषा आगे नहीं जा पाएगी। तो सुनिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुझे याद आता है कि साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा था और वो बहुत बरसों पहले लिखा था एक फिल्म में कि काश हम बच्चों की भी सरकार हो, जिंदगी एक जश्न एक त्योहार हो। और उसमें उन्होंने बच्चों के मन की बात, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी ही कुछ कर सकती है कि हम तो रिजिड बने हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हम इशारों को बनाएं, उत्तर दक्षिण की न फिर तकरार हो। राष्ट्रभाषा हम इशारों को बनाएं, उत्तर दक्षिण की न फिर तकरार हो और जिंदगी एक जश्न एक त्योहार हो। और एक कैलेंडर ऐसा हम बनाए जिसमें हर 2 दिन बाद एक इतवार हो। तो इस तरह बड़ा मजेदार, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा गीत था और मुझे लगता है कि कभी किसी दिन मौका लगा तो मैं सुनाऊंगा आपके बच्चों को। अभी 2 सत्र हैं हिंदी। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात जो अभी ये हमारे तमिलनाडु में पोस्टेड जो साथी हैं, उन्होंने पीजीटी हिंदी संस्कृत के हैं, तो उनके लिए मैं बताऊं, ये अभी गए हैं। मैं भी एक ऐसे कार्यक्रम में सीसीआरटी के बारे में आप जानते होंगे, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसका काम है शिक्षकों में कल्चर के बारे में, देश के कल्चर के बारे में जानकारी देना। तो उस कल्चर के बारे में जानकारी देने के लिए जगह जगह वो कार्यक्रम करते हैं। तो एक ऐसे ही कार्यक्रम में पूरे देश के 172 शिक्षकों के साथ मैं तमिलनाडु के एक छोटे सी जगह में तंजावुर में पहुंचा। ऐसे तो बड़ा मशहूर जगह है तंजावुर के राजा हुआ करते थे। तो वहां सरस्वती महल लाइब्रेरी है, बड़ा ही वहां पे लाइब्रेरी बड़ी समृद्ध है वो लाइब्रेरी, और वहीं वो कार्यक्रम हो रहा था। तो मैं करीब 15 दिन वहां रहा। तो वहां पे हमारे साथ गोवा से लेके अंडमान निकोबार से लेके और कश्मीर तक के टीचर थे। तो बड़ा मजा आया। पंजाब के टीचर थे हमारे साथ और उसमें उन्होंने हमें विजिट कराया, जो लोकल विजिट है। दुनिया का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना मंदिर, 1000 साल पुराना जो मंदिर बना हुआ है, वहां का विजिट कराया। तो हम लोग जब बस में बैठ के गए तो वहां के लोकल जो टीचर थे वो भी हमारे साथ आ गए। तो उनको क्या है कि ना तो उन्हें इंग्लिश आती थी इतनी अच्छी, ना हमें इतनी अच्छी इंग्लिश आती थी। उन्हें तमिल आती थी और हमें हिंदी आती थी। हम तमिल नहीं जानते थे, वो हिंदी नहीं जानते थे। लेकिन क्या मजा आया, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तमिल बोल रहे थे और हम हिंदी बोल रहे थे।
तो ना वो समझ रहे थे ना हम समझ रहे थे। वहां पे ये हमारा तीसरा जो पॉइंट है ना, इशारों वाला। हाँ, इशारों वाला वो। तो क्या गजब का हमने जो सफर था उसमें एक बढ़िया सा गीत बनाया। अच्छा। बड़ा अच्छा गीत बनाया है और हमने गाया वहाँ। क्योंकि हम दोनों लोगों का आग्रह था कि वो हमारी बात समझ सकें और हम उनकी बात समझ सकें। तो इस आग्रह में एक बहुत सुंदर प्यारा गीत हम लोगों ने बनाया। अब चूंकि हमारे पास संस्मरण तो है, ये मौखिक संस्मरण तो है, लिखित में मैंने वो गीत कहीं नोट नहीं किया, वो तो हंसी मजाक में आई बात टल गई। अच्छा, याद करिएगा, ये तो कमाल की बात है। तो ना केवल बात हुई और गीत भी बन गया। ये पूरे देश में, हाँ, इशारों बड़े पैमाने पे नहीं, अगर उनकी अपनी भाषा का आग्रह बोलने का रहे और हमारी अपनी भाषा का आग्रह रहे, ये त्रिभाषा सूत्र भी बहुत अच्छा था। मैंने भी एक समय में तमिल और ये तेलुगु भाषा सीखने का 15 दिन का कोर्स कानपुर में किया था। तो उसमें वहाँ के वंडू, यरडू, मुरु, नालकू, ये उनकी जो भाषा 1, 2, 3, 4 इस तरह से ना, तो वो भी सीखी थी। आज भी मुझे याद है, भले ही 1-2 दिन पढ़ने गए हो, लेकिन ये है कि अगर आग्रह आपका है, जैसे ये बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हमारे जो साथी तमिलनाडु के है ना, कह रहे तमिल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनका आग्रह रहेगा कि भाई नहीं, हमें सिखाना है तो सीखना पड़ेगा। निश्चित तौर पे सीख जाएंगे और इनको शुभकामनाएं हैं कि और ये जब दिल से सीखेंगे तो वो दिल से इनकी बात, कोई भी दुराग्रह वहीं तक रहता है। और आप जो बता रहे हैं ना, इंग्लिश और ये जो भाषा, कूट भाषा की बात कर रहे हैं, तो जब हमने कहा है ना कि भाषा बहता नीर, तो पानी तो वो है जो पत्थरों को, कलेजे को तोड़ देता है, पत्थर को फोड़ के निकल जाता है। तो ये तो दिल है, यहाँ पे सामने जो इंसान है वो दिल रखता है, जिसमें दुख है, सुख है, भावनाएं जिसपे असर करती हैं। तो निश्चित तौर पे वो पत्थर नहीं है। तो जब पत्थर को तोड़ देता है पानी, तो ये हमारा प्रेम जो है, आग्रह जो है, तो कैसे नहीं उनके दिल पे असर करेगा। तो एक ऐसी सार्वदेशिक भाषा बनेगी, अगर सरकार इस बात को समझ सके, दुराग्रह ना रखे, तो निश्चित तौर पे एक ऐसी सार्वदेशिक भाषा बनेगी जिसको सब अपना कहेंगे। बंगाल वाला भी कहेगा कि ये मेरी भाषा है, गुजरात वाला भी कहेगा, तमिलनाडु वाले, मलयालम वाला भी कहेगा, अरे ये तो हमारे भाषा के शब्द है, ये तो हमारा बढ़िया शब्द है। या नॉर्थ ईस्ट जी, मिजोरम, मिजो, जो वहां की भाषाएं हैं, जो तमाम सारी, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और निश्चित तौर पे उनकी जो भाषा में जो मैं आपको बताऊं कि मैं तो बहादुर बच्चों का, आप तो जानते हैं कि मैं बहादुर बच्चों का काम कहानियां लिखता रहा। तो उसमें एक बच्चा आया था वहां से, तो उसका नाम ऐसा था, मुझे अभी सम तुरंत नहीं याद आ रहा है। तो वो उसका उच्चारण इतना प्यारा था, वो वहां की भाषा, हमारे हिंदी में वो ध्वनि थी ही नहीं हमारे। अच्छा। हिंदी की भाषा में ध्वनि थी ही नहीं वो। तो वो जब बोल रहा था तो हमने अपनी भाषा में बोला, लेकिन वो हमारे मुंह से ध्वनि नहीं निकली। वो कह रहा नहीं, ये नहीं है, ये है। तो समृद्ध भाषाएं हैं हमारी, ऐसा नहीं है बड़ी बहन। अभी दीक्षित जी कह रहे थे बड़ी बहन है, लोग बड़े के चक्कर में नहीं, आप बराबरी के तल पर आए, तो निश्चित तौर पे उनको सम्मान, उनको अगर सम्मान दें, क्यों वो भी हमारा देश है, हमारे देश की भाषाएं हैं, तो उनको भी हम चक्कर में हम बड़प्पन के चक्कर में हम उनको हीन भावना आ जाएगी उनके अंदर। जी। तो निश्चित तौर पे हमारी ऐसी हिंदी बनी। हाँ, चर्चा रही। निश्चल जी, अरे एक बात मैं भी कहूंगा, मैं एक सवाल कर लेता हूं आपसे और उसके साथ ही अपनी बात कहिएगा। मैं जब ये चर्चा सुन रहा था, मोहनलाल जी ने एक बात कही, तो मैं और सुझाव दिए रजनीकांत जी ने, हम ये क्या प्रयास कर सकते हैं सर कि हिंदी के रचनाकार हैं, इतने अच्छे अर्शद जी हैं, आप हैं, रजनीकांत जी, तो बाल गीतों में कुछ ऐसे शब्दों को डालना शुरू करें जो अन्य बोलियों के हों, अन्य भाषाओं के हों भारत की, और तो फिर उससे समझ भी पड़ेगी, है ना। वो खेल गीत भी हो सकते हैं, बाल गीत खेल गीत के तौर पर ही आ जाए, कुछ शब्दों का प्रयोग, ये शुरुआत की जा सकती है क्या निश्चल जी? जी, पहले तो मैं रजनीकांत जी भाई साहब ने जो बात कही, हाँ, वो मुझे बड़ी मजेदार लगी, जिसमें कहा कि इशारों में, तो मुझे याद आया कि इशारों में दिल लेने वाले, या आंखों में इशारा हो गया। या एक गाना है कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है।
तो जो बातें कहते हैं ना कि इशारों से हो सकती है, और इशारों में जो बातें होती हैं उनमें मोहब्बत ज्यादा होती है, या ये कहें कि मोहब्बत के कारण वो बातें होती हैं, है ना। तो इसको आप अगर कहीं प्रेमी प्रेमिका से जोड़ना चाहें तो देखिए कि 5वीं मंजिल से प्रेमिका देखती है और नीचे की मंजिल से प्रेमी बिना बोले ही जो है काम कर लेता है। है ना। इशारों की भाषाओं का वहाँ अधिक प्रयोग होगा, वहाँ भी होगा। और वो एक फिल्म है आमिर खान माधुरी दीक्षित की, उसमें वो आवाज नहीं पहुंचती है तो वो फिर इशारों में ही बहुत सारे काम उसमें होते हैं। तो ये है। और जो आप कह रहे कार्य किया, मतलब उस यात्रा में संस्मरण जो सुनाया। हाँ तो वही हो रहा था। और ये जो बात आई है कि आज मैं एक चीज अनुभव कर रहा था जी, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग कहते हैं, बड़े आसानी से कह देते हैं कि ये कविता आपने पढ़ी, इसके अब हम शब्दार्थ लिखेंगे। तो शब्द अर्थ, अब जैसे मैं बात कर रहा था एक कक्षा में कि सूर्य एक है शब्द, तो अब सूर्य का मतलब क्या है कि बच्चे को नहीं पता, है ना। हिंदी का शब्द है वो भी, लेकिन सूरज का अर्थ उसको पता है, नीर का अर्थ उसे नहीं पता है, पानी का अर्थ उसको पता है। तो वो कठिन शब्द हो गया, वो उसके लिए आसान शब्द हो गया। लेकिन ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे लिए कठिन है और उन गाँव के बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए गाँव में कहते हैं कि सुनूने पे जो है हम वहाँ गए थे, तो जो शहर में रहने वाला है वो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि सुनूना क्या होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग इसमें जुड़े होंगे जिनको नहीं पता होगा कि सुनूना क्या होता है। तो हमारे लिए मुश्किल है, बस उनके लिए आसान है, पर हमारे लिए रक्षाबंधन आसान है। ऐसे ही जो आप कह रहे हैं, तो उसी में यह है कि हर एक शब्द का एक अपना आनंद है। और कोई भी फिर वो बात होते होते बात वहां तक पहुंची जो आपके प्रश्न से जुड़ी हुई है। उसमें ये था कि हम ज्यादा शब्द सीख करके क्या करेंगे। अगर हमें सूरज आता है तो सूर्य सीखने की जरूरत क्या है, पानी आता है तो नीर सीखने की जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए है कि जितना हम सीखते हैं उतना ही हमारे जानकारी बढ़ती है, और जानकारी बढ़ने के साथ में हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। और जो लोग लिखते हैं, अरशद भाई हैं अच्छी तरह इन सब चीजों से वाकिफ हैं, या आदरणीय रजनीकांत जी बैठे, कहीं कहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं मात्राएं उनकी बराबर होती हैं छंद में अगर हम लिख रहे हो, लेकिन अर्थ उनके इतने अलग हो जाते हैं जो अलग आनंद देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कर कमलों में, तो कमल की जगह वहां पे आप कमल का पर्यायवाची प्रयुक्त करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही और भी चीज है कि कमल नयन कहते हैं, तो वहां आप नयन की जगह कोई और शब्द प्रयोग करें, कमल की जगह कोई और शब्द प्रयोग करें, वो भी उतना नहीं जमेगा। तो इनकी भी एक आवाज होती है जी। राजीव लोचन, हाँ राजीव लोचन भी है। तो मैं कहना वही चाह रहा था कि उनको राजीव लोचन कहा गया राम को। तो उन्हें अपने फिर वो प्रस्तुत करने को तैयार हुए। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि इन सब चीजों में एक अलग आनंद जो होता है ना। अरशद जी से शायद एक बार मेरी बात हो रही थी, तो शायद उन्होंने, हम लोग चर्चा हो रही थी तो बात आई थी कि भाई प्रेमचंद की कहानियां, जो भी बात हो रही थी उससे पहले, कि वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनमें ऐसे शब्द जड़े हुए हैं कि आप उसको निकालेंगे तो दूसरा शब्द आपको फिट वहां पे नहीं लगेगा। तो अगर व्यक्तित्व का विकास करना है तो ज्यादा शब्द सीखने होंगे, जो मैं बात पे आता हूँ। तो जैसे बच्चों के बीच में बात आई कि भाई अब पानी की जगह नीर भी हो सकता है ना, तोय भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। आदरणीय दीक्षित जी कह रहे थे कि अगर अनुवाद करेंगे गड़बड़ कर देंगे कि है ना, नारी जल जल हो गई, है ना, शर्म से पानी पानी होना, है ना, लज्जा से जल जल। ऐसे ही अगर हमारे एक भाई हैं सुखवंत कलसी जी, फेसबुक पे लगाते हैं शब्दों की और वाक्यों की हिंदी, तो वो भी बड़ा मजेदार गूगल अनुवाद होता है। तो एक जैसे हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि, है ना, कि उसमें उर्दू को लेकर के कहते हैं कि आप बड़ी कातिल लग रही हैं आज, है ना। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आपकी अदाएं बड़ी कातिल हैं, ना। कातिल की जगह आप दूसरा शब्द प्रयोग कीजिए हिंदी का कि हत्यारी है ना, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजी में है कि आपको प्राप्त करने के बाद मेरी जिंदगी कंप्लीट हो गई या फिनिश हो गई, है ना। तो फिनिश का मतलब खत्म हो गई, कंप्लीट का मतलब पूर्ण हो गई। तो होमवर्क को हम यूज कर सकते हैं कि मेरा होमवर्क पूरा हो गया या खत्म हो गया, वहां चल जाएगा। तो हर एक शब्द का एक अपना अर्थ है कि पूर्णता अलग है और खत्म होना अलग है। तो बच्चों की कविताओं में भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक अलग आनंद आएगा।
और वो उन शब्दों को खोजेंगे, तलाशेंगे। कविता अभी छपी है मेरी पत्रिका के अंक में आ रही है, उसमें गांव में एक लड़की है, उसने लिख के भेजा है, उसने पत्थर के लिए पाहन शब्द का प्रयोग किया। तो फिर मुझे उसको जो है स्टार करके नीचे उसका अर्थ लिखना पड़ा, क्योंकि बहुत से ऐसे संकट हो सकते हैं कि भाई ये पाहन क्या होता है, कोई कहेगा कुछ और कहेगा कुछ। तो जब ऐसे पूरी कविता अगर क्लिष्ट कर देंगे वो ठीक नहीं है। उसमें अगर एक दो आ गए तो कहीं ना कहीं वो शब्द बच्चा सीखेगा, शब्द सीख के उसके शब्द भंडार बढ़ेगा और शब्द भंडार से उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। और अंततः भाषा का या किसी भी उसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना ही है। या हम लोग आज जुड़े हुए हैं तो इसीलिए जुड़े हुए हैं कि आदरणीय दीक्षित जी से कुछ सीखने को मिलेगा, अरशद जी से कुछ सीखने को मिलेगा, प्रतुल जी के प्रश्नों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो यही है, अंततः वही है कि हम लोग जो है उससे बेहतर करना चाहते हैं। और बेहतर करना है तो कुंडली मार के नहीं बैठना होगा, ना कुंडलियों के उनमें गुणों के मिलान करने होंगे। वो तो मोहब्बत होती है, अलग 2 स्टेट हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, अगर मोहब्बत हो गई है तो शादी हो जाएगी। और बायोलॉजिकल कहा जाता है कि जितनी दूरी से शादी होगी आगे की संतानें उतनी ही ज्यादा तीव्र बुद्धि की, समझदार और जो है लोच वाली होंगी, जो चीजों को सहज रूप से स्वीकार करेंगे। आपकी शैली धन्यवाद जैसी हो रही है। प्रतुल जी 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। बिल्कुल, और यही समापन होगा, हम चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक तो मैं अपनी स्थिति क्लियर कर दूं जी कि मैं, देखिए ऐसा होता है कि जो 2 बैलों से बैलगाड़ी चलती है, एक बैल को पीछे बांध दिया जाता है कि वो ट्रेनिंग में रहता है, तो मेरी स्थिति वो है। क्योंकि मैं दूसरे विभाग से हूँ और मैं हिंदी में केवल इंटरमीडिएट तक पढ़ी है। और ये जो भाई लोग मेरे प्रेम दिखा रहे हैं इसके लिए मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ। मैं एक चीज बता दूं, जैसे कबीरदास जी पढ़े नहीं थे बिल्कुल भी। अरे वो खैर बहुत बात। तो मेरी एक दफे भेंट अरविंद जी से हुई थी, अरविंद कुमार, जिन्होंने हिंदी थिसारस लिखा है, समांतर कोश लिखा है जी। शब्द समांतर कोश ये है कि अगर आपको शब्द मालूम है तो उसका अर्थ आपको शब्दकोश से मालूम हो जाएगा, लेकिन अर्थ मालूम है और शब्द नहीं मालूम। मतलब आपके मन में एक ऐसा फूल है जो लाल होता है, पानी में होता है, लेकिन उसका कमल नहीं मालूम आपको, तो आप कमल तक कैसे पहुंचे, ये थिसारस में। तो वो बड़ा कठिन है, और वो लेकिन हिंदी वालों का जड़ता की वजह से चल नहीं पाया। और जो अभी और लोग मित्रों ने बात कही इशारों की बात, तो मैं इशारे का एक दोहा मुझे बिहारी सही में अच्छा लगा। बिहारी की नायिका कहती है, तो उसके श्लेष में है, लखी गुरुजन बिच कमल सो शीश छुआयो श्याम, लखी गुरुजन बिच कमल सो शीश छुआयो श्याम, और हरि सन्मुख कर आरसी हृदय लगायो बाम। तो ये इशारों में बात हो रही है। और एक भोजपुरी के कवि, उनका नाम भूल गया हूं, मेरे मित्र भी हैं वो, उन्होंने लिखा है कि जियरा हमार भइल, जियरा तुहार भइल नेहवा की पाती, चेहरा तुहार भैले नैया के पाती, देख 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 मन से बाँची, मनवा हमार भैले सूखा के रे धनवा। तो जब बहुत प्रेम बढ़ जाता है तो शब्द खत्म हो जाते हैं, और शब्द जब खत्म हो जाते हैं तो हम एक उन्होंने लिखा है जगन रत्नाकर ने कि नेक कही नैनन अनेक, नेक कही बैनन अनेक कही नैनन, और रही सही सो कही दीनी हिचकिन सो। तो ये बड़ी बढ़िया बात है, और मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मैं भले उम्र की वजह से मुझको थोड़ा सम्मान देते हूं, लेकिन मेरा प्रेम सब लोगों से बहुत ज्यादा है। अरे आपको सुनने में बहुत आनंद आता है। थैंक यू। निश्चित तौर पे आपका अनुभव बोलता है। अनुभव तो कह रही है, तो मैं लगभग 70 साल का हो गया हूँ, लेकिन बस मेरे घर में लगभग 15,000 किताबों की एक लाइब्रेरी है। आपके पीछे किताबें देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं किताबों को पढ़ता रहता हूँ और उन पर अनुभव करता रहता हूँ। ये राज है। निजी लाइब्रेरी है 15,000 किताबें। आप अपने आप में एक 15,000 से ज्यादा लाइब्रेरी स्वयं में है। एनसाइक्लोपीडिया है आप। नहीं। और अच्छी बात यह है, मुझे लगती है कि हम जैसे लोगों को दिक्कत यह है, खासतौर पे मेरी है, कि हम लोग को याद नहीं रहता है। हम पढ़ लेंगे, फिर हम ढूंढेंगे कि वो कहाँ था, फिर ध्यान आएगा। आप तुरंत देखिए कितनी सारी चीजें आपने कंचन वाला दोहा सुना दिया, और वो नैनन बैनन सुना दिया, और हम तो सोचते ही रह जाएंगे कि वो था एक बार। तो आपको हमारा प्रणाम अलग से। कभी आपसे व्यक्तिगत मुलाकात होगी तो मैं बताऊंगा। इसको सवाधिष्ठान गुण कहते हैं।
कि जैसे मैं रास्ते में चल रहा हूँ, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब मैं सभा में बैठा हूँ तो एक आह्वान करना पड़ता है और आपको भूली हुई चीजें याद आ जाती हैं। वो सभाधिष्ठान गुण है। और दो तरह की प्रतिभाएं हैं, एक कार्यत्री प्रतिभा, एक धारित्री प्रतिभा। तो धारित्री प्रतिभा का आह्वान करना पड़ता है और उसको कुछ ना कुछ सिद्ध करना पड़ता है। तो वो मैं थोड़ा बहुत प्रयत्न करता रहता हूँ, लेकिन जितना संभव है, अगर 100 नंबर में मैं 4-5 नंबर की बात कर पाता हूँ। 18 को सीखेंगे आपसे। अच्छा, चलिए, थैंक यू। ठीक है, और चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। धर्मेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा जुड़ते हैं। और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आप शिक्षिका हैं और मोहनलाल मीणा जी भी शिक्षक हैं, रजनीकांत जी जी, सभी शिक्षक जुड़े, सभी को बहुत बहुत बधाई। और चर्चा हम आगे करेंगे अब 11 सितंबर को। तब तक के लिए विदा। 11 सितंबर ना? हाँ जी, सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।